अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो सिंध में तरक्याती मंसूबों के हवाले से हम बात करेंगे। जो सिंध में तरक्याती मंसूबे काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए, उनकी वजह क्या है, उनकी वजूहत क्या है, आखिर क्या रीज़न्स हैं जिनके पीछे वो इतने अरसे से चल रहे हैं। हमारे साथ आज जो प्रोग्राम में शामिल है वो हैं फजलुल्लाह कुरैशी साहब हैं, जो वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और नेपरा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सिंध के अंदर कुरैशी साहब जो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं गुलाम मुस्तफ़ा बड़ो साहब हैं, जो माहिर मुर्शिद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के शोबे में और रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी हमारे साथ जो तीसरे मेहमान हैं वो आसिफ इकबाल साहब हैं, जो MD हैं सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर के। ये हमारे मेहमान हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सिंध में जो तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है वो क्यों है, आखिर क्या वजूहत है, उस हवाले से हम बात करेंगे। जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मेहमान हैं हमारे इस्लामाबाद से, हम उनको लाइन अप करेंगे, हम उनसे रब्ता करेंगे फजलुल्लाह कुरैशी साहब से, जो हमें बताएंगे कि एक अरसे से एक रवायत रही है कि सिंध में मंसूबे तो शुरू किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाते। बजट भी इतनी करते हैं उस पर शो, लेकिन मगर वो जो बजट होती है वो असल में क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पर RBOD देखें, उसको 20 साल गुजर चुके हैं मगर अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बजट होने के बाद मुकम्मल नहीं होते, फिर अगले साल उनको मज़ीद जो है बजट देकर उनकी कॉस्ट बढ़ाई जाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान हैं फजलुल्लाह कुरैशी साहब, जो साबका वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फजला साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। सर, एक ये रवायत सी बन गई है कि सालाना डेवलपमेंट के लिए फेडरल हुकूमत हो या वफाकी सिंध हुकूमत हो, ये मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे तो बनाते हैं, बजट भी मुकर्रर की जाती है, मगर उसके बाद वो मंसूबे मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, और इसकी क्या वजूहत हैं? वजूहत यह है कि जो प्रोजेक्ट्स के दो इशू होते हैं, एक तो प्रोजेक्ट्स मेरिट पे नहीं आते हैं, प्रोजेक्ट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पे आते हैं। उनकी प्रोसेसिंग का जो है, जैसे हम PDWP या CDWP जहाँ पे प्रोजेक्ट क्लियर होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, वहाँ उसकी टेक्निकल स्क्रूटनी प्रॉपरली नहीं होती है, तो उस वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो एक किस्म के बीमार प्रोजेक्ट है, सिक प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। सही। दूसरे, जब एड किए जाते हैं तो उस वक्त उसकी मेरिट या कोई नहीं देखी जाती, उसका देखा जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और ये चीज़ें मैं सिंध से गुज़श्ता 8-10 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सिंध में 5 साल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट रहा हूँ और 6 साल चीफ इकोनॉमिस्ट रहा हूँ। तो मैंने सिंध के कोई 20 डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए हैं 1970 से लेकर 1994 तक, लेकिन ऐसा शॉर्टफॉल, ऐसा इस किस्म का मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया जितना आजकल होता है। जो आपकी जो शिकायत है कि शॉर्टफॉल बहुत होता है, इम्प्लीमेंटेशन कम होती है, हालत ये होती है कि कम से कम गुज़श्ता 8-10 साल से जितना आप ADP अलोकेशन करते हैं, अगर 100 बिलियन की अलोकेशन होती है तो उसमें से 60 बिलियन रिलीज होते हैं, उसमें 40 बिलियन खर्च होते हैं। तो ये जो है वो 40% इम्प्लीमेंटेशन रेशो है। पहली बात तो इशू है रिलीजेस का, कि रिलीजेस टाइम पे नहीं होती हैं, पहले 3 महीने कोई रिलीज नहीं होती है, और जब रिलीज होती है तो फिर वो बड़े छोटे छोटे अमाउंट्स आते हैं, और वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो जो प्रोजेक्ट जो हैं वो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट तो आगे निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक प्रोजेक्ट कहें जिसको 1 लाइन एंट्री करते हैं, जैसा कि मिसाल तौर गम्बट का इंस्टीट्यूट है गम्स, आपने उसको 10 अरब दिए, 1 लाइन एलोकेशन में दे दिए। आपने NCBID को जो दिए 5 अरब दिए, 1 लाइन में दे दिए। आपने अदी हसन रिजवी साहब को दे दिए पैसे यूरियोलॉजी के 10 अरब रुपए दे दिए, उसमें तो इशू कोई नहीं होता, वो प्रोजेक्ट कामयाबी से चल रहे हैं। बाकी जो 5000 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये अप्रोच नहीं होती है, उसके किस्तवार पैसे होते हैं, और किस्तवार पैसे सही टाइम पे किस्तें नहीं मिलती हैं। एक तो प्रोजेक्ट की मेरिट पे एंट्री नहीं होती, दूसरी इसकी प्रॉपरली प्रोसेसिंग नहीं होती, इसको स्क्रूटनी टेक्निकली अभी भी मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट के प्लानिंग डिपार्टमेंट में कोई भी टेक्नोक्रेट नहीं है, कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है वो थ्रू पुश
आ जाते हैं। कभी कंट्रैक्टर पुश करता है, कभी कोई पॉलिटिशियन पुश करता है, तो वो जो सिक प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ जाते हैं, टाइमली रिलीजेस नहीं होती हैं, और नतीजा ये होता है कि चीफ मिनिस्टर खुद बैठ के मीटिंगें करनी पड़ती हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। भाई नहीं हो रहा, पूरा सिस्टम आपका नहीं चल रहा है ना। अब मैं आपको कल की बात बताऊं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, वो कहते हैं कि वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, ये पीडब्ल्यू वर्क्स जो रोडों का डिपार्टमेंट है, इसकी 79 अपना 799 स्कीम्स हैं। अब बताएं 800 स्कीमें, उसमें जो कास्ट है उनकी 166 अरब है, उसके लिए प्रोविजन सिर्फ 55 अरब है, और 37 अरब कुल उसमें खर्च हुए हैं। 111 अरब उसका बैकफॉल है। अब ये पता नहीं कब खत्म होंगे। सिमिलरली उन्होंने और भी शिकायत की है कि ये जो पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है हर जगह पे, और दूसरा ये है कि ये इस वजह से कास्ट ओवररन बड़े हो जाते हैं। जैसे ये सिर्फ वर्क्स डिपार्टमेंट हर जगह, मिसाल तौर पे आपका जो सबसे बड़ा एलबीओडी जो प्रोजेक्ट था वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में 9 अरब रुपए में शुरू हुआ था, बाद में ये रिवाइज हुआ 50 अरब का, अब वो कहते हैं कि 150 अरब का होगा। यानी कि वो राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो अब वो आधे में पड़ा हुआ है। अब 10 साल से उस पर काम नहीं हो रहा, कास्ट एस्कालेशन हो रही है, ओवररन हो रहा है। आपका K4 प्रोजेक्ट था आज से 10 साल पहले, जो कराची का सबसे बड़ा वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है, 9 अरब का शुरू हुआ था, बाद में 50 अरब का हो गया, अब वो 150 अरब में जाके पूरा होगा, और हर साल कहते हैं इस साल पूरा होगा, वो कोई 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सारी जो है ये मिसमैनेजमेंट है, ये प्लानिंग की गलतियां हैं, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी मॉनिटरिंग है। प्लानिंग और फाइनेंस की कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, और इसको कोई सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है। चीफ मिनिस्टर एक मीटिंग करेगा, फिर 6 महीने के बाद दूसरी मीटिंग करेगा, दरमियान में सारा जो है वो मसला, जैसे कहते हैं सिंधी में, रुल जाता है। ये सारी चीजें रुल गई हैं सिंध में। और आपके जो एक प्रोजेक्ट नहीं, आपने बेतहाशा प्रोजेक्ट आपने डाले हुए, कोई लिमिट है? हजारों प्रोजेक्ट आपके, कभी किसी पर, मेरे ख्याल में पंजाब से ज्यादा प्रोजेक्ट आपके सिंध के PSDP में है, और उसमें आधे से ज्यादा जो सिख पड़े हुए हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो 10-10 साल से उनके लिए कोई एलोकेशन होती है, इतनी थोड़ी होती है कि उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसको ओवरऑल स्क्रीनिंग की जरूरत है, इसको ओवरऑल ऑपरेशन की जरूरत है, इसके लिए सर्जरी की जरूरत है, और हर एक डिपार्टमेंट के प्रोग्राम को सर्जरी करनी चाहिए कि भाई ये क्या हो क्या रहा है डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट महदूद नहीं है, बाय एंड लार्ज सारे डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट पे है। सही। अच्छा फैजुल्लाह साहब, जब डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है या किसी प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी की जाती है, तो क्या उसके पीछे कोई रिसर्च होती है? जैसे कोई स्कूल बनाया जाता है या कोई अस्पताल बनाया जाता है, उसके लिए कितनी बजट मुकर्रर करनी चाहिए, कितने फंड्स मुकर्रर करने चाहिए, किस जगह पे बनाना चाहिए, किस जगह पे नहीं? तो ये क्या मतलब प्लानिंग बजट का कोई टेक्निकल प्रोसेस होता है या कोई डेटा का जरिया होता है कि किस तरह मालूम करते हैं ये? कि मिसाल के तौर पे अगर कोई स्कूल एक किलोमीटर के अंदर है तो उसमें दूसरा स्कूल नहीं बन सकता जी। अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी 1 किलोमीटर के अंदर है, दूसरी नहीं बन सकती है। इस तरीके से उसके लिए उसकी पॉपुलेशन का हमें देखना है कि इसमें जो जहाँ पे हम स्कूल बना रहे हैं इसके इर्द गिर्द कितनी पॉपुलेशन है। सो स्कूल के लिए भी क्राइटेरिया है, हेल्थ के लिए क्राइटेरिया है, रोड के लिए क्राइटेरिया है कि भाई इसकी सर्वे होती है रोड की कि कितनी कितनी गाड़ियाँ इस पे आएगी और कितने कस्बों को वो रोड मिलाएगा। और इस तरीके से एग्रीकल्चर का जो है इनपुट आउटपुट का किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ये सारे लेट डाउन प्रोसेस हैं, रूल्स में हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ इनकैपेसिटी इनकैपेबिलिटी ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर कंट्रैक्टर्स का और पॉलिटिशियन का, इतना प्रेशर होता है कि बस ये चीज़ डाल दो, उसकी कोई फिजिबिलिटी। आपके यहाँ हजारों इंक्वायरीज हुई हैं अपने PSDP में, जॉब प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं, लेकिन उसमें किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आपका जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग विंग है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन का, वो हर साल रिपोर्टें देता है। इस साल उन्होंने रिपोर्टें दी थी कि 300 प्रोजेक्ट आपके बेकार हैं, जिस पे काम नहीं हुआ, जो सही नहीं चल रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में कोई पता नहीं लगा उसने क्या किया। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम का काम है देखना। मतलब ये कि इदारे हैं, सिस्टम हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। क्यों? कि प्रेशर बहुत है, एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत है, तो उस वजह से जो है वो आप सही मनसूबाबंदी नहीं कर पाते हैं, आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं।
प्रोजेक्ट सही वक्त पे पूरे नहीं होते हैं और लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है और सिलेक्टिव प्रोजेक्ट हो जाते हैं, उनके मेरिट हो या न हो। मिसाल आपको कैनाल लाइनिंग करवानी है, जहां आपने मुनासिब समझा एक लाइनिंग करवा ली, सही। कोई नहीं कि सिस्टम के साथ चले कि भाई ये एक पूरा कैनाल के लाइनिंग होगा, नहीं, एक पैचेज में आपने करवा लिया, कोई कास्ट बेनिफिट नहीं है। अब जैसे मिसाल तौर पे आप कराची की बसें ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस ला रही हैं, जी, अरबों रुपए की बसेस आ रही हैं, आप उनका बिल्कुल। कोई कास्ट बेनिफिट का किसी ने निकाला है कि अगर आप 10 करोड़ की बस रोड पे चलाएंगे तो उसकी इनकम कितनी होगी, उस पर फिर लोन पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी, उसका खर्चा कैसे निकलेगा, उसका किराया कितना होना चाहिए, मुझे कोई बता दे। आप कराची में बैठे हुए, आप जाकर इसकी इनकॉनमिक फिजिबिलिटी देखिए, आपका जो बसों का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं जी, ये होती थी। आज दिन पर दिन जैसे जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रांग्स हो गई तो ब्यूरोक्रेसी वीक हो गई और टेक्नोक्रेट्स वीक हो गए और पॉलिटिकल प्रेशर से सारे प्रोजेक्ट आते हैं, पॉलिटिकली रन करते हैं, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिसका रिजल्ट सिर्फ ये होता है कि कास्ट ओवर रन हो जाते हैं, लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता और पैसे फजूल ज़ाया खर्च हो जाते हैं। फजला साहब, आपसे आखिरी सवाल के ये देखा जाता है अक्सर के सियासतदान अपने लोगों को नवाजते हैं, मिनिस्टरों को स्कीमें बनाई जाती हैं, उसे डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते ना कि वो लोग अपने लोगों को ही नवाजें या रुश्वत देने का एक जदीद तरीक़ेकार ईजाद किया है, क्या उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं? देखिए जी, डेवलपमेंट तो होगी लेकिन उसके बेनिफिट्स इतने नहीं होंगे। मिसाल तौर पे अगर मेरे गांव के लिए मैं रोड बनवाता हूँ जी, तो सिर्फ मेरे क्राइटेरिया ये होगी कि ये रोड मुझे मेन रोड से मेरे गांव ले आए। रोड तो बन जाएगा, मेरे गांव को तो फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट में उसका इतने बेनिफिट नहीं होंगे अगर हम उसका बाकायदे पॉपुलेशन सर्वे करते, लोगों को देखते, गाड़ियां कितनी जाएंगी और वही इन्वेस्टमेंट उस जगह पे करते जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा विलेजेस को सर्व करेगी, तो वो सही माने में डेवलपमेंट होती, सही बेनिफिट्स आते। जब ये आप पॉलिटिकली करते हैं तो उसमें कुछ आपका ठेकेदारों का इसमें रोल होता है, जैसे मैंने आपको कहा, जिसको आप कहते हैं कि करप्शन है। जी, और जी, दूसरा ये होता है कि वो इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए करता है, जो ओवरऑल सूबे के लिए, जो ओवरऑल पब्लिक के फायदे में नहीं होती है। तो ये जो सेल्फ सेंटर्ड इस किस्म की जो डेवलपमेंट मॉडल है, ये हमारे सिंध में बिल्कुल नाकाम है। इस वजह से आप देखते हैं कि सिंध में कोई भी शहर आपको सही नजर नहीं आता, कहीं भी सफाई का इंतजाम नहीं होता है, कोई लोग ज्यादातर सड़कों पर होते हैं, क्वालिटी ऑफ काम की बहुत खराब होती है क्योंकि ठेकेदार कमीशन देगा तो काम कहाँ से करेगा। तो वो आप देखेंगे रोड 1 साल में बनता है, 2 साल के बाद खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें, और कैनाल सिस्टम आपका, यानी पानी जब भी पानी डालते हैं आपका कैनाल लीक करता है और आपके पास बहुत से ज्यादा जो कैनाल हैं तो गाँव डूब जाते हैं। ये जो है वो पुअर मेंटेनेंस है, जो क्वालिटी का वर्क नहीं है। तो इसके लिए बेटा सारा इसको सिस्टम को देखना पड़ेगा। कोई इंडिपेंडेंट आप बॉडी बनाए जो इसको सर्वे करे, वो देखे, प्रोसेस को चेक करे कि प्रोसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेट डाउन किताबों में सारी चीजें लिखी हुई हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया फजला साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें बहुत कीमती बातों से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे फजला कुरैशी साहब, जो साबका वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुअर मेंटेनेंस की वजह से या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल नहीं हो पाते। अक्सर सियासतदान अपने ही लोगों को खुश करने के लिए स्कीमें बनाते हैं और वो ठेकेदार जो होते हैं या तो उनकी मर्ज़ी से स्कीमें बनती है या तो जो करप्ट सियासतदान है या जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है उनकी मर्ज़ी से वो स्कीमें बनती है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाती। और एक हमारे निज़ाम में पूरे में ख़राबी है, उसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पॉलिसी पे और पब्लिक प्रोजेक्ट के हवाले से ट्रांसपेरेंसी लाए। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे फजला कुरैशी साहब। यहाँ पे हम लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि सिंध में तरक्याती जो मंसूबे हैं वो इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो साहब, जो हैं माहिर माशियात हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उनका वास्ता है। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्ता सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद।
सर ये एक तो हमें ये बताएं कि बड़ी बड़ी रकमें मुकर्रर की जाती हैं स्कीमों के लिए और खर्च नहीं होती, प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं फिर रुक जाते हैं, मुकम्मल नहीं होते, 10-10 20-20 साल प्रोजेक्ट चलते हैं। जैसे आरबीओडी को 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। हैरत की बात तो ये है कि यहाँ पे अगर 2 कमरों के स्कूल बनाए जाते हैं उन्हें भी 7-8 साल गुजर जाते हैं। तो ये उसकी क्या वजूहत है? अब जब हम डिले करते हैं तो जाहिर सी बात है कास्ट बढ़ जाती है और वो जो डेवलपमेंट कास्ट है वो ज़ाहिर है हुकूमत आवाम के टैक्सों से पूरा करती है। तो इसके हवाले से हमें बताएं कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में ऐसा क्यों होता है आखिर? अच्छा, मेहरबानी तान जी, आपका होता ये है कि आपने 2-3 सवाल मिला दिए एक साथ। जी सर, आप बिल्कुल वजाहत से बताएं हमें। जी मेन है कि आपने आरबीओडी की भी बात की, स्कूलों से भी की और प्रोजेक्ट से भी की। ठीक। जनरल बात ये है कि मेन जो आपका सवाल है कि ये पहले प्रोजेक्ट से डिले क्यों होते, पूरे क्यों नहीं हो पा रहे जी हैं बिल्कुल। और लंबा टाइम क्यों लेते हैं? लंबा टाइम क्यों लेते हैं? सही। उसकी वजह ये है कि जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त डिफरेंट नीड्स की ज़रूरत होती है। जैसे आरबीओडी है तो आरबीओडी की प्लानिंग की का प्रॉब्लम है, वो तो गलत शुरू किया हुआ है, उस वजह से उनको वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ड्रेनेज, ये आरबीओडी इज अ ड्रेनेज, और ड्रेनेज जो है जहाँ उसकी आउटफॉल होती है वहाँ से शुरू होता है। अब इन्होंने ऊपर से शुरू कर दिया, इसमें मुख्तलिफ सिंध गवर्नमेंट भी है, वापडा है, ये प्रोजेक्ट वापडा चला रही है और वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट देती है, क्योंकि इसमें 2 सूबे शामिल हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। अभी सिंध गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है। जी जी। तो ये एक्चुअली एक जो ये है कि पैसे दूसरा रिलीज होता है, इश्यूज आ जाते हैं, लीगल इशू आते हैं इसमें कि लैंड नहीं मिल रही है, लिटिगेशन हो जाता है, लोग कोर्टों में चले जाते हैं, तो वो पैसे वो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। अब स्कूल्स की बात आपने की, तो स्कूल्स की आइडेंटिफिकेशन से भी ये होता है कि स्कूल्स की नीचे से एक फिजिबिलिटी आती है, स्कूल कामयाब है, लेकिन वो स्कूल जो है ना वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, स्कूल जो वो दिया जाता है, वो फिजिबिलिटी गलत आती है। तो इसमें मल्टीपल इसमें आ जाता है कि सिर्फ के लैंड ने, अब आरबीओडी में भी लैंड का इशू है, उनको पेमेंट नहीं हुई है, और वो केस मेरे ख्याल में जो मैंने सुना है, अभी मैं अपडेट नहीं हूँ, शायद नेब में चले गए हैं या कहीं एंटी करप्शन में है, कि वो इतनी बड़े पैसे लैंड के देने हैं, लैंड ली गई है, पेमेंट नहीं की गई है। तो ये सारे इश्यूज हैं। एक तो दिस इज ऑल इज गवर्नेंस इशू है, मॉनिटरिंग गवर्नेंस इशू है, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन इश्यूज हैं, और प्रोजेक्ट जो है बजट के में जो हमारी फाइनेंस है उससे ज़्यादा जो है स्कीमें ली जाती है और वो पूरी नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो पाती है, इतने पैसे अवेलेबल नहीं होते हैं। उसमें प्रियोरिटी का मसाला है कि जितने पैसे हैं उतना जो है ना आप प्रोजेक्ट्स को काप लेंगे। अब जो फेडरल 100 प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें क्यों फेडरल पैसा नहीं देती है, प्रोविंस अपना शेयर दे रहा है, फेडरल से नहीं आते, कहाँ फेडरल से पैसे आते हैं तो सूबा नहीं दे पाता है, तो वो प्रोजेक्ट्स भी हार्डल हो जाते हैं। तो इसमें कंसिस्टेंसी है गवर्नेंस की, मैनेजमेंट की, कि अच्छी तरह से देखें कि हमारे पास पैसा कितना है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। उसमें मॉनिटरिंग का जो इवोल्यूशन का अदारा है उसका बड़ा काम है कि वो बराबर उसके जाके देखें, मॉनिटरिंग करें और उसको इश्यूज को जो है ना रिजॉल्व करें। मिसाल मैं आपको देता हूँ, कोई रोड बन रहा है तो रोड में लिटिगेशन आ गई जी, रोड नहीं ये यहाँ हमें लैंड नहीं मिल रही है, और तो उसको वो कोई रिजॉल्व करे, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को रिजॉल्व करना है। कहीं कैनाल क्रॉस करना है रोड को, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट या ड्रेनेज डिपार्टमेंट को एनओसी देनी है, उस एनओसी लेने देने में भी टाइम लग जाता है। तो ये इन ऑल इज कमिंग जो इशू आके पड़ता है वो गवर्नेंस का आता है, जो अदारा है
या गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज के तहत उन इन इश्यूज को लेके और रिजॉल्व करे। सही। अच्छा अच्छा सर, बजट में ये जो थ्रो फॉरवर्ड सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हर साल बजट में स्कीमें मुकम्मल नहीं हो पाती और उन स्कीमों को अगले साल के लिए फॉरवर्ड किया जाता है, तो ये जो थ्रो फॉरवर्ड हर साल बढ़ता जाता है, फिर नई स्कीमों के लिए पैसे नहीं बचते। देखें इस साल भी वो जो है कोई भी एक नई स्कीम का ऐलान नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा, यही हुआ था, ऐसी काफी प्रोग्राम और हलचल चली जी कि सिंध गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें तकरीबन 40% नई स्कीम आ गई। तो अभी ऑनगोइंग स्कीमें पूरी नहीं पड़ रही है, तो अब नहीं कैसे ला रहे हैं। तो उस पर जब एजुटेशन हुआ काफी, आप जैसे भाइयों ने प्रोग्राम किए, मैंने भी किया था केटीएन पे जी जी। कि भाई फॉरगेट अबाउट, अभी कुछ वक्त तो नई स्कीम को भूल जाएं, आप जो अभी हाथ में है उसको पूरा करें। सही। तो अभी उसमें भी जो देख रहे हैं, मैं बजट को देख रहा हूँ तो तकरीबन 4 अरब का प्रोजेक्ट है, 450 अरब का प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, और लंबी 4,000 के करीब स्कीमें हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं होता है, प्रायोरिटी नहीं है, इस वजह से अब 4-5 हजार स्कीमों को आप कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? मेरे ख्याल में 1000 से ज्यादा स्कीमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट को और तो यहाँ तो सर 5000 स्कीमें हैं। 5000 आप 1000 कह रहे हैं, यहाँ तो 5000। हाँ, 5000 की स्कीमें हैं जी। तो जो ना, तो अभी इसको ऐसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? और वो जो पैसा अवेलेबल है वो इतने पैसे नहीं है कि जितनी डिमांड है स्कीमों को उसको दे पाए। तो वो रिलीजेस कम हो जाते हैं, और वो जब रिलीज देर से होते हैं तो अभी साल निकलने वाला है, वो खर्च भी नहीं हो पाएंगे। एंड टाइम पे रिलीज होगा तो वो पैसे खर्च भी नहीं हो पाएंगे। तो अभी वो बात घूम फिर के वहीं आती है, इशू आ जाता है मैनेजमेंट का, गवर्नेंस का। जी को बैठ के सोचे, और उसकी जनरली हमारा है, मेरे अपना प्लानिंग का तजुर्बा है कि हम कहते हैं कि स्कीम को जो आम मिडिल यानी मैंने स्कीम है तो उसको 3 साल में हर स्कीम को कंप्लीट करना चाहिए। सही। स्कूल्स हैं या छोटे छोटे स्कीमों हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स हैं या वाटर के इरिगेशन के स्कीम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के स्कीम्स हैं, या जैसे सोलर के वो टाइम बड़े स्कीम्स हैं, वो उनको भी 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो जनरली है। लेकिन वो इशू आ जाता है, लैंड है, रिलीज है, लिटिगेशन है, पैसे नहीं आ रहे हैं, और ऑफिसर फ्रीक्वेंट रिटर्न हो रहे हैं। तो वो जब दूसरा आता है तो उसको टाइम चाहिए, जब वो अभी वो काम शुरू करता है तो फिर उसकी ट्रांसफर हो जाती है। हालांकि हमारे यहाँ तो उस वक्त था कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो प्रोजेक्ट लाइफ तक होगा, उससे पहले नहीं जाएगा। तो अब वो होगा तो वो जिम्मेवार होगा, वो गलती होगी तो वो जिम्मेवार होगा। अब अगर उसको ट्रांसफर करेंगे फ्रीक्वेंटली तो वो कहेगा जी मैं तो अभी आया, मुझे तो पता ही नहीं है पहले क्या हो रहा था। तो इसलिए जो प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्ट लाइफ के लिए है। तो वो सब इशू सारा ये घूम के आ जाता है गवर्नेंस मैनेजमेंट पे। अच्छा, दूसरा चीज ये इशू था, पहले प्लानिंग 5 ईयर प्लान नहीं होते थे। प्लान्स जो है जरूरी है, जिससे वो एनुअल डेवलपमेंट निकलते। अभी गवर्नमेंट ने देखा है और अच्छी इनिशिएटिव ली है कि 13 जो है डेवलपमेंट प्लान 5 ईयर प्लान बना रहे हैं। अभी वो बनाया है, अप्रूव किया हुआ है। अब उसमें इशूज हो देखे ना, अभी पॉलिसीज आ जाती है, IMF की पॉलिसी है, डोनर के पैसे नहीं आते हैं। अब मिसाल जैसे अभी आपके सामने जो रिसेंट है USA जो है ना, जो नया प्रेसिडेंट आया उसने बंद कर दी है, बंद कर दी। तो वो काफी प्रोजेक्ट सिंध के बंद हो गए। इसलिए मेरा नजरिया था और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, वो ये है कि भाई रिलाय ऑन योर सेल्फ, थोड़ा थोड़ा करो, अपना करो। बिल्कुल ऐसा ही। अगर दूसरों पे आप रिलाय करेंगे, अब जैसे अब जो है ना, पहले बहुत सारे हमारे डोनर आते थे, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है,
ये सब अलाइंड है अब IMF के पॉलिसी के साथ। जी हम यहाँ आपको फंड देंगे, यहाँ ना देंगे। अच्छा अब हमें क्योंकि डॉलर चाहिए ना, सच पूछे तो कभी कभी तो हम ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं जो क्योंकि उसमें फॉरेन एक्सचेंज आएगी, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगी तो हमारा कुछ हमारा रिकॉर्ड स्टेट बैंक में कुछ बैलेंस बड़ा होगा, इकोनॉमी बेहतर होगी। अब उसी वजह इकोनॉमी बेहतर होगी। लेकिन वो सिंधी में कहते हैं ना पानी पे बुलबुलो वो जो है ना ये टेम्पररी हल है। बिल्कुल। उस टेम्पररी हल को हमें अभी नहीं देखना है। पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं। जितना भी है, अब जैसे अभी मैं पॉलिटिकल अलाइंड नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे बड़े कहते भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे। और वो न्यूक्लियर बम की बात नहीं है, न्यूक्लियर की है। और मुझे याद है कि वो न्यूक्लियर इतना था कि 1920 से पावर प्लांट इतने थे न्यूक्लियर कि आप अपना खाना भी बिजली पे बनाए इतना सस्ता होगा। सही। इतना यानी इतनी एनर्जी, सस्ती एनर्जी होती ना तो उस पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज कर सकते हैं। अब आप देखें साउथ एशिया में क्या है कि आपकी बिजली 50-55 रुपए 60 रुपए यूनिट है, जबकि उनकी 4-5 पे। तो हम उनके साथ हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिट नहीं कर सकती है। बिल्कुल। अब उसमें ये तो एक विशेष सर्कल है ना कि एनर्जी है तो एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, दूसरा हम कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी है। फर्टिलाइजर देखे, DAP देखे, सब महंगे हैं। तो अब वो सारा इस एक ऐसी सर्कल में फंसे हुए हैं। तो ये इशू है कि मेरे नजर में तो ये सारे गवर्नेंस के इशू हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लानिंग की जहाँ बात है तो प्लानिंग तो हम करते हैं। प्लानिंग वी आर गुड इन प्लानिंग। हम 5 years प्लान बनाते हैं, एनुअल डेवलपमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। और देन इज फर्स्ट इज आती है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी क्या है। मैं जब मेरे से बात होती है तो मैं कहता हूँ मेरी प्रायोरिटी तालीम है। जब तालीम होगी और उसके बाद हमारी सेहत है, तालीम होगी तो आदमी अपने सेहत का खुद ख्याल करेगा तो सिंध कहेगी सेहत का बिल कम आएगा। फिर सेहत है, फिर कम्युनिटी है, कम्युनिटी सर्विसेज है, विलेज इम्प्रूवमेंट है। ये बुनियादी चीजें जो हैं उनको मैं कहता हूँ ये होना चाहिए। और आस्ते आस्ते आप ऊपर बढ़ते जाएं। आप उसकी हालत देखें तो शहरों जैसे टाउन कमेटीज है उनकी हालत आगे बहुत खराब है। उनके पास पैसा नहीं है, बजट तनख्वाहों के बजट मुश्किल से है। सही जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा बड़ो साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आपने हमें कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को बताया कि सिंध में तरक्याती मंसूबे इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं। उसके हवाले से आपने बात की। नाज़रीन हम यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी कि सिंध में तरक्याती मंसूबे जो हैं वो इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं। हम बात कर रहे थे गुलाम मुस्तफ़ा बड़ो साहब से जो माहिर मुआशियात हैं, उनका ताल्लुक़ था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। अभी हमारे साथ जो टेलीफोन पे गेस्ट मौजूद हैं आसिफ इकबाल साहब जो MD हैं सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर के, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, प्रोग्राम में खुश आमदेद। सर, सालाना डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए तो फेडरल हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे के लिए बड़ी बड़ी बजट मुकर्रर होती है, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाती, फिर उन्हें कट लगाया जाता है। आप कोई भी साल देख लें, पिछले 50% से ज़्यादा डेवलपमेंट बजट जो हुई है खर्च नहीं हुई। उसकी क्या वजूहत हैं? मतलब गवर्नमेंट ऐलान इतने बड़े करती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, वो जो मंसूबे होते हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाते? जी देखिए, इसकी दो मैं समझता हूँ बुनियादी वजूहत है। जी सर। एक तो वजह है कि लैक ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, और दूसरी जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज। यानी दोनों सूरतों में जाहिर है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दो चीजें
आपको चाहिए होती हैं। एक तो ये कि आप उसको प्लान अच्छी तरह से कर लें, और दूसरा ये है कि आपके पास रिसोर्सेज हों जो कि उन्हें पूरा कर सकें। तो हमारे यहाँ दोनों सूरतों में प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि जो प्लानिंग है, अगर आप चले प्रोविंशियल सिंध लेवल की प्लानिंग भी देखें जी जी, तो आम तो इसे शुरू होती है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, फिर एक वर्किंग पार्टी है, फिर वो पीएनडी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, सही, फिर एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके बाद फिर फेडरल लेवल पे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में जाता है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें आमतौर पर प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी चीज जो है वो रिसोर्सेज। तो सही जी, तो पहले मैं प्लानिंग की बात कर लूं। अगर आप सिर्फ जी, अगर आप सिंध का पीएसडीपी देखें 2024-25 का, तो ये 493 बिलियन का है, 493 बिलियन, और इसमें 55 बिलियन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट। अब 493 जो अरब का प्रोग्राम है उसमें 190 अरब की स्कीम जो है वो अनअप्रूव्ड है। सही। इसका मतलब आपका तकरीबन 40% आप कह लें या 30% कह लें, 30 से 40% जो आपका एनुअल प्लान है वो तो अनअप्रूव्ड है, वो उस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है। सही। जो कि एक लीगली प्रोसेस है, जो कि एक हुकूमत ने खुद अपने लिए मुकर्रर किया हुआ। तो ये तो अच्छा, यही प्रॉब्लम आपको फेडरल गवर्नमेंट में भी मिलता है। फेडरल गवर्नमेंट का भी एक पूरा प्रोसेस है कि आपको मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, उसके बाद वो एनईसी में जाता है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट का आप देख लें जो करंट चल रहा है पीएसडीपी जी, वो 833 बिलियन का। सही। और उसमें जो उसे पहले तो वो अनअप्रूव्ड कहते थे, अब थोड़ा सा उन्होंने इसको कवर करने की कोशिश की है, उसको अब वो कहते हैं अंडर प्रोसेस स्कीम। अंडर प्रोसेस स्कीम, सही। अंडर प्रोसेस स्कीम का मतलब भी वही है कि वो अप्रूव नहीं हुई। बिल्कुल। तो 833 अरब में से 300 अरब की स्कीम जो है वो अंडर प्रोसेस स्कीम। सही। ये भी आप कह लें कि तकरीबन इसका कोई 40% बन जाता है। बिल्कुल। तो जब आपका 30 से 40% पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान ही नहीं है सिरे से, उसमें कुछ स्कीम होती हैं वो अप्रूव नहीं हो रही होती हैं। सिंध के सूरत में तो कुछ स्कीम जो है वो बजट पेश होने के बाद उसमें शामिल हुई। सही। उसूली तौर पर बजट से पहले जो है उसे होना चाहिए, वो खुद लिखते हैं, ये मैं खुद से नहीं कह रहा। अगर आप डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका प्लान डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें वो स्कीम शामिल है जो 15 जुलाई या 13 जुलाई को कैबिनेट ने शामिल की थी। जब जून में तो आपका बजट अप्रूव हो गया, तो जुलाई में आप उसे कैसे इंक्लूड कर? बिल्कुल। तो एक तो ये बड़ा मसला हो गया। अच्छा, दूसरा इश्यू जो है वो है थ्रो फॉरवर्ड का। थ्रो फॉरवर्ड का मतलब ये है कि इस वक्त जो करंट स्कीम चल रही हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट, सही, ठीक है ना। तो सिंध की सूरत में 1166 अरब यानी 1.163 ट्रिलियन 1166 अरब रुपए का थ्रो फॉरवर्ड है, यानी जो करंट स्कीम है जी। अच्छा, और हमारा जो बजट है पीएसडीपी वो 493 अरब रुपए का है प्रोविंशियल। सही। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी नई स्कीम ना लें तो इन स्कीम्स को पूरा करने में 4 साल लग जाएंगे आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब होता यह है कि हर साल पुरानी स्कीम पूरी नहीं होती, नई आ जाती हैं और फिर ये थ्रो फॉरवर्ड बढ़ता रहता है। सही। और जब पैसे आपके पास नहीं होते तो आप सबसे पहले डेवलपमेंट बजट को कट करते हैं, और फिर जैसे जैसे डिले होता जाता है उसी तरह आपको पता है इन्फ्लेशन है, बहुत सी कॉस्ट हैं, फिर पता चलता है कि जो 500 मिलियन की थी स्कीम वो अब 1500 मिलियन की हो गई। सही, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जो एक तो अनअप्रूव्ड स्कीम का इश्यू है और दूसरा जो है वो ऑनगोइंग वर्सेस न्यू स्कीम का इश्यू है। अच्छा, एक और चीज है जिसे ये कहते हैं ब्लॉक एलोकेशन। ब्लॉक एलोकेशन, बिल्कुल सर।
हाँ, अब इसमें ये क्या करते हैं कि अब ये जो 190 की जो न्यू स्कीम है, इनमें से ज्यादातर ब्लॉक एलोकेशन। सही। तो अब ब्लॉक एलोकेशन भी किसी भी प्लानिंग प्रोसेस से गुजर कर नहीं आती। आपने एलोकेट कर दिए कि जी हम 20 अरब रुपए किसी चीज से खर्च करेंगे। अब जब वो खर्च करने की बारी आएगी तो किसको पता कि कहाँ खर्च करने हैं हम। तो बुनियादी चीज यही है कि ब्लॉक एलोकेशन जो है उसको मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। सही। ब्लॉक एलोकेशन होनी चाहिए कोई इमरजेंसी की सूरत हाल के लिए। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि आपका 30% बजट जो है वो ब्लॉक एलोकेशन में जा रहा है। तो दैट मीन्स कि आपका जो प्लानिंग का प्रोसेस है जी वो बहुत फॉल्टी है। तो ये जी, तो एक तो मैं और तो उसमें फिर यही होता है कि ब्लॉक एलोकेशन में फिर आप अपने अपने लोगों को नवाजने के लिए, आपको पता है कि जो सूरत हाल हमारे यहाँ है सियासत में, तो हर चूंकि ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि जो लोग एमपीए बनते हैं उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो उनकी नालियां ठीक करेंगे, रोड्स बनाएंगे, ये वो बिल्कुल उनकी रोड बनाएंगे, जबकि ये उनका काम नहीं है। सही। अब जब वो वोट इस नाम से लेकर आते हैं तो उनकी पूरा फोकस ये होता है कि जब हम अगले फौरी तौर पर तो नहीं होता, इलेक्शन से 2 साल पहले होता है कि आप किसी तरह ये जो ब्लॉक एलोकेशन है इनमें से पैसे खर्च करें और फिर आप अपने वोटर को थोड़ा तसल्ली दें। तो ये चीज मेरा ख्याल है कि एलिमिनेट होनी चाहिए। ये जो एमपीएस और एमएनएस को फंड दिए जाते हैं, फंड देने का मतलब ये नहीं कि उनको पैसे नकद मिलते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन उनसे कहा जाता है कि ये इतने मिलियन रुपए हैं, इसकी स्कीम्स आप हमें बता दें। सही। तो अब सवाल ये है कि अगर एमएनए ने डायरेक्ट बताना है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो फिर ये पूरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किस लिए है? ये जो इन हाउस कमेटीज हैं, ये बोर्ड है, ये वर्किंग पार्टी है, ये किस लिए बैठे हैं? तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि एमपीएस का रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका रोल ये हो बजट से पहले कि वो अपने इलाके की जो स्कीम्स हैं वो पीएनडी को दे दें। अब उसके बाद ये पीएनडी का काम होना चाहिए कि वो तय करे कि कौन सी स्कीम होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है कि पीएनडी जो है वो उसे होल्ड नहीं कर सकती। उन्हें तो कहा जाता है कि आपने ये करना है एंड दे हैव टू डू। तो इसमें एक चीज तो आप समझें कि वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे यहाँ। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसमें वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। एक और अहम यह है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड। यानी प्लानिंग एक बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है, आपको रिसोर्सेज देखने होते हैं, आपको एनवायरमेंटल उसके इश्यूज देखने होते हैं, आपको सोशल चीजें देखनी होती हैं। यहाँ ये होता है कि एक टेम्पलेट होता है, वो बाबू लोग से कहते हैं कि भाई आपने इसे भर के देना है किसी तरह, वो भर देते हैं। तीसरी चीज इसमें है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सही। लैक ऑफ जब कोई प्रोजेक्ट या कोई स्कीम प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस से नहीं गुजरती तो इसका मतलब ये है वो ट्रांसपेरेंट नहीं। सही। तो जैसे मैंने कहा कि 490 में से 190 अरब की जो स्कीमें हैं वो अनअप्रूव्ड हैं। दैट मीन्स कि वो किसी प्रोसेस से नहीं गुजरी हैं, बस उन्हें डाल दिया गया है। अब किसी को नहीं पता कि वो कैसा है। तो अगर प्रॉपर उसमें वे में आएंगी तो फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है और फिर उसमें एफिशिएंसी भी होती है। सही। अच्छा, एक और अहम चीज जो है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सही। इसमें ये होता है कि पावर जो है वो हमारे यहाँ, आपको पता है कि किस तरह काम चलता है कि किसी एक या दो लोगों के पास पावर होती है, उनके कहने पे सारा काम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमारे यहाँ इनइफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स हैं। सही। हम सबको पता है कि हमने एक जमाने में अच्छी लोकल गवर्नमेंट कायम की थी, उसके बाद हम दोबारा वो ज़िया-उल-हक वाला जो 1979 वाला निजाम था उसकी तरफ वापस चले गए। वैसे तो हम ज़िया-उल-हक को बहुत अच्छा नहीं समझते, लेकिन हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के लिए जरूरी समझा कि वो उसी ज़िया-उल-हक का जो निजाम है उसको वापस लाया जाए। अब उसमें यह है कि
जो सूबाई हुकूमत है वो फेडरल से तो अपने पावर्स मांगती हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर फेडरल प्रोविंशियल के पास होनी चाहिए, लेकिन वो आगे ट्रांसफर करने में उनको मसला होता है कि ये पावर जो है वो आपको आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ट्रांसफर करनी है, इसलिए कि जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, तो फिर ये पूरा प्रोसेस जो है ये मतलब पैसा जाया होता रहेगा। मैं अभी करप्शन की तो बात मैंने की ही नहीं है। एक आप समझ लें, हम सबको पता है कि एक आम बात है, ये कोई ऐसी रिसर्च तो इस पे नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 30 से 40% करप्शन जो है वो डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स में होती है। 30 से 40%। हाँ, मतलब ये आम तौर पर कहा जाता है, 40 नहीं होगी तो 30 होगी। सर आम तौर पर कहा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा फिर। सही। तो उसमें यह है कि आपने अगर 500 अरब खर्च किए तो ठेकेदार को उसमें से बहुत से लोगों को मसले मसाइल होते हैं, उनके भी अपना प्रॉफिट के अलावा सबको देना पड़ता है, तो वो अगर 1000 अरब है तो उसमें से 700 अरब खर्च होंगे। और जब खर्च होंगे तो ये मेरा ख्याल है बुनियादी इश्यूज हैं, बिल्कुल, जो कि सिंध लेवल पे भी हैं और उसमें भी हैं। और एक और बात ये भी है, रिसोर्सेज का भी मसला होता है कि जब आपको पता है कि रिसोर्सेज हमारे यहाँ टैक्सेशन जो है टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से जो सूबों को एनएफसी से हिस्सा मिलना होता है वो भी कम मिलता है एनएफसी से। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मौजूद है पैसा उसे तो आप तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब तो फिर होता ये है कि जब आपके पास पैसे कम पड़ते हैं तो आप सबसे ज्यादा कट जो है वो डेवलपमेंट पे लगाते हैं, इसलिए कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें आपके पास गुंजाइश ही नहीं होती। आपने फर्ज करें एजुकेशन की मिसाल लें, अगर उसका कोई 90% फर्ज करेंगे, 90% खर्चा जो है वो सैलरीज पे जा रहा है, सही, तो आप अगर कट करेंगे तो कहां से करेंगे? आप डेवलपमेंट से करेंगे, सैलरी तो आपने देनी। बिल्कुल। तो अब आप ये भी देखते हैं कि जो अगर मैं सिंध हुकूमत की मिसाल लूं तो 2016-17 में एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर था वो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का 19% था, सही। 2023 में अब देखते हैं कि वो 17% पे आ गया। बिल्कुल। तो वो वैसे आपको रुपयों में तो बढ़ते हुए नजर आएंगे कि पहले 200 थे, फिर 250 थे, फिर 250 थे, लेकिन अगर आप देखें कि एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कि पहले आप 100 में से 19-20 रुपए खर्च करते थे, अब आप 100 में से 17 रुपए खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रायोरिटीज जो है, तरजीहात जो है वो तब्दील हो गई हैं। आपको और बहुत से काम है जिन पे आपने पैसा खर्च करना हो, सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है प्रॉब्लम है, जो कि सिंध में भी है और फेडरल लेवल पे भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अहम बातों से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ इकबाल साहब जो एमडी सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर से उनका वाबस्ता है। वो बता रहे थे कि एक तो प्लानिंग और डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस भी हैं और कोई एक इफ़ेक्टिव प्लान नहीं बनता जो मतलब तरक्याती मंसूबों को इम्प्लीमेंट किया जाए। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे आसिफ इकबाल साहब। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते। अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।